स्टूडेंट्स, आज का हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा कैंसर। आप सब जानते ही हो कि कैंसर जो है इट इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़, और दुनिया भर में जो डेथ्स के कारण है उसमें एक कारण कैंसर भी है ह्यूमन डेथ्स के पीछे। और भारतीयों की बात करें तो आप कैंसर से मरते हुए हर साल 1 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीयों को देखेंगे, यानी 10 लाख से ज़्यादा भारतीय हर साल कैंसर से मारे जाते हैं। तो the mechanisms that underlie the development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. तो कैंसर कैसे डेवलप होता है और कैसे कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल्स का। तो ऑन्कोजेनिक वर्ड अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग भी समझ लेना। ऑन्कोजेनिक इज़ रिलेटेड टू द कैंसर। तो कोई भी नॉर्मल सेल अगर कैंसरस सेल बनता है तो इसको बोलेंगे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। तो एक बार जब वो कैंसरस हो जाता है तो कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे कैंसर को कंट्रोल करना है, ये रिसर्च का एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है मेडिसिन में और बायोलॉजी में। यानी दोनों फील्ड्स में इसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है। हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है और जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड होती हैं और अच्छे से इसको रेगुलेट किया जाता है। इसीलिए जब कभी भी सेल ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो वो होता है ग्रो, और उसके बाद एक प्रॉपर स्टेज पे जाके ये ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और उसके बाद फिर नंबर्स का बढ़ना रुक जाता है। तो कैंसर जब हो जाता है हमको, तो कैंसर सेल्स जो होते हैं हमारे, जो नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो गए उन्हें हम कैंसरस सेल बोलते हैं। तो कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि वो लगातार ग्रो करते चले जाते हैं। नॉर्मल सेल्स में आप पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि जब एक नॉर्मल सेल ग्रो करता है तो आसपास के जो सेल्स होते हैं, जो उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं, वो उसके कांटेक्ट में आने लगते हैं और उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इसको जैसे ही उसको सेल को फील होता है कि उसका साइज़ अप्रोप्रिएट हो गया है, और कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करने लगती है कि मतलब सेल्स के कांटेक्ट में आते ही, दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में, आसपास के नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आते ही जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो बंद हो जाती है, यानी ग्रोथ जो है कम हो जाती है और एकदम जो है सेल नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। तो ये एक नॉर्मल तरीका होता है, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, जो कि किसी भी सेल को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने से रोकता है। ठीक है। कैंसरस सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वह ख़त्म हो जाती है, मतलब उन्हें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। As a result of this, cancerous cells continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. अब सोचिए, जब किसी सेल का जो कि बार बार डिवाइड कर रहा है, अपना साइज़ बढ़ाता जा रहा है, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहा है और बहुत सारे नए सेल्स को फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे सेल्स क्या करेंगे? ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे, गांठ का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ट्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो यूजुअली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ये एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, जहाँ पर ये डेवलप हुए हैं वहीं पर रहते हैं और हमारे बॉडी के दूसरे अंगों में या दूसरे पार्ट्स में नहीं जाते। सो दीज ट्यूमर्स आर confined to the original location and they do not spread to other parts of the body, और इस वजह से जो डैमेज होता है वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड होने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होता है, और इतना ज़्यादा डैमेज आप देखेंगे वो नहीं होता है, बिकॉज बिनाइन ट्यूमर्स अपने साइज़ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते और किसी और लोकेशन पर भी नहीं जाते। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, ऑन द अदर हैंड, दीज आर डेंजरस ट्यूमर्स बिकॉज इनके जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। ठीक है।
तो इट कंटेन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर कंटेन नियोप्लास्टिक सेल्स, और नियोप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और आसपास के नॉर्मल टिश्यू के अंदर तेज़ी से इन्वेड करते हुए, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, डैमेज करते हुए अपना नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हुए ज़्यादा ग्रोथ करते चले जाते हैं, तो जो आसपास के सेल्स हैं उनका नुकसान होता चला जाता है। कैसे? एक तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर से डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद फिर ये जो जो आसपास के सेल्स हैं उनको स्टार्व कर देते हैं। स्टार्व मतलब जो न्यूट्रिशन उनको मिलने चाहिए थे वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इज़ यूटिलाइज्ड बाय दीज रैपिडली ग्रोइंग सेल्स। तो इसकी वजह से जो आसपास के सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दे compete with them for the vital nutrients। अब आगे चल के एक स्टेज आती है जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, इन नियोप्लास्टिक सेल्स को आप दूसरी जगह पर जाते हुए देखना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो सेल्स होते हैं ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ करके और दूसरी साइट्स पर ब्लड के रास्ते फैलने लगते हैं। मतलब ये कि बॉडी के एक पार्ट में सपोज ट्यूमर का, मैलिग्नेंट ट्यूमर का जन्म हुआ, वहाँ पर नियोप्लास्टिक सेल्स थे, उन्होंने अपना रैपिडली अपना साइज़ बढ़ाया, आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, और फिर क्या हुआ, मेटास्टेसिस की स्टेज आ गई उसके बाद, और उनमें से कुछ सेल्स ने ब्लड के रास्ते दूसरे बॉडी पार्ट्स पर जा कर के अपना जो है इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से वो कैंसर जो है, वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी पहुंच गया, और इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। और यही एक डेंजरस चीज़ है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आप ध्यान रखिएगा, benign tumor and malignant tumors are two kinds of tumors that are seen in the body. These malignant tumors are cancers. बिनाइन ट्यूमर को पढ़ेंगे तो इसे कैंसर नहीं कहा जाता, इट इज़ सिंपली अ ट्यूमर, बट द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ बेसिकली कैंसर, जो कि हमारे लिए जानलेवा होता है। अब पढ़ेंगे हम कारण, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्टार्ट ऑफ कैंसर, कैंसर के पीछे कारण क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स may be induced by physical, chemical और biological agents। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, तीनों जोन्स में डिवाइड किया गया है इनको। फिज़िकल रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जैसे एक्सरेज हैं और गामा रेज हैं, या इसके अलावा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज हैं। ये डीएनए को डैमेज करती हैं और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कराती हैं। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फिज़िकल रीजंस हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कार्सिनोजिन्स बोलते हैं। जिन्स वर्ड लगा है जनरेशन के लिए, ठीक है ना। कार्सिनो वर्ड जो है वो कैंसर के साथ रिलेटेड है, और कैंसर को जनरेट करने वाले एजेंट्स को हम कार्सिनोजिन्स बोलते हैं। तो अभी हमने फिज़िकल रीजंस पढ़े। इसके अलावा बायोलॉजिकल रीजंस में आ जाएंगे वायरसेस। तो कैंसर को कॉज करने वाले बहुत सारे ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी हैं। तो ऑन्कोजेनिक वर्ड में आप ध्यान रखना, ऑन्को वर्ड जो है ये भी कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस, बिकॉज इन वायरसेस के पास जो जीन्स होते हैं इनके जीनोम में, उन जीन्स पर कैंसर कॉज करने का एबिलिटी होता है। तो इनको हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव वायरल ऑन्कोजीन्स, एंड जब ये वायरसेस किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी बॉडी में आ जाते हैं, तो ये जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं, इनके ऑन्कोजीन्स हमारे नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्म करके कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में अपने आप, हमारी अपनी बॉडी में ही ऐसे सेल्स होते हैं, जिन ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने आप कैंसर में कन्वर्ट
हमारी जो बॉडी है उसमें कैंसर को पैदा कर सकते हैं। तो सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cells। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये इनएक्टिवेटेड जीन्स हैं जो अभी सुप्त अवस्था में या सोए हुए हैं एक तरीके से, लेकिन जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई कार्सिनोजिन आता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कैंसर कॉजिंग एजेंट आता है, तब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं और हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेलुलर ऑन्कोजीन्स हमारे पास पहले से ही हमारे जीनोम में प्रेजेंट है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है, और सेलुलर ऑन्कोजीन्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। वायरल ऑन्कोजीन्स तो हमको वायरस से मिलते हैं और सेलुलर ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो हमारे पास सेल्फ यानी अपने आप से पहले से ही होते हैं, बस एक्टिवेशन के इंतज़ार में होते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी की फैमिली में कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी होते हैं, इंसिडेंट्स कैंसरस काफ़ी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैंसर देखा जाता है किसी की फैमिली में। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स। तो फैमिली हिस्ट्री भी है कैंसर की, हम सब जानते ही हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस में आप देखो जैसे कि टोबैको स्मोक है, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और उसको खाते हैं या उसका स्मोक लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट माउथ कैंसर, उसके अलावा स्मोकिंग करने पर लंग कैंसर होता है। तो कैंसर को कॉज करने वाले केमिकल्स को हम केमिकल कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो केमिकल के कॉजेज़ हमने यहाँ पर पढ़े इस पार्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इज़ द कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो कैंसर का जो अर्ली डिटेक्शन है, इट इज़ एसेंशियल एज इट अलाउज द डिसीज़ टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। तो ज़्यादातर केसेस में अगर आप कैंसर का पहले से डिटेक्शन कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो आप बच सकते हैं। हो सकता है कि कैंसर ट्रीट हो जाए। अगर हम लेट हो जाते हैं कैंसर के डिटेक्शन में और मेटास्टेसिस की स्टेज आ जाती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत लेट हो जाता है और ट्रीटमेंट उसके बाद संभव नहीं हो पाता और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैंसर के डिटेक्शन में आपने सुना होगा बायोप्सी एक टर्म है, और बायोप्सी के बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं। मतलब बायोप्सी में क्या होता है, वी रिमूव सम टिश्यू from suspected साइट। मतलब जिस साइट पर हमें शक है कि हाँ ये ट्यूमर जो है कैंसरस हो सकता है, वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू रिमूव किया जाता है और उसके बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं और फिर पता लगाया जाता है कि ये कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है ना। इसके अलावा जो ब्लड है, मान लो हमें ब्लड कैंसर का डाउट हो रहा है ना, ल्यूकीमिया, तो ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ब्लड कैंसर के डाउट में ब्लड और बोन मैरो के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सेल काउंट्स यानी जो ब्लड सेल्स हैं उनके काउंट्स बढ़ तो नहीं रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे बायोप्सी हो रही है तो सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है उसके छोटे से पीसेस निकाले जाते हैं और उनकी सेक्शंस बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको स्टेन किया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जाता है, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। इसको आपको करने में के लिए पैथोलॉजिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो पैथोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो कि ट्रेंड होता है स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस की स्टडी करना और टिश्यूज़ की स्टडी करना उसका काम होता है। और ये पैथोलॉजी लैब्स में एक ना एक पैथोजन होता है जिसको एक ना एक पैथोलॉजिस्ट होता है जो पैथोलॉजी लैब को लीड करता है। तो पैथोलॉजिस्ट का काम होता है ये सब करना। तो उसके बाद फिर कैंसरस टिश्यू है या नहीं ये पता लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, या सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये किए जाते हैं।
सीटी स्कैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे आंतरिक अंगों में कहाँ पर ट्यूमर हो रहा है उसकी पहचान करना, उसकी 3 डायमेंशनल इमेज को देख पाना संभव होता है। तो जहाँ सीटी स्कैन में एक्सरेज का इस्तेमाल होता है 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म करने के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स की, वहीं एमआरआई के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल होता है और कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है, ताकि जो अंदर की इंटरनल टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू है हमारा, उसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बदलाव हो रहा है तो वो नज़र आ जाता है और उसकी 3 डायमेंशनल में सामने आ जाती है। इसके अलावा कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस अगर हमारी बॉडी में हैं तो उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, अगर उनका टेस्ट किया जाए तो भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं कैंसर का पता लगाने के। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स का भी इस्तेमाल आजकल होने लगा है, जिसमें उन जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है हमारे जीनोम में, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि हमारे माता पिता से हमको मिले हैं और जो कैंसर कॉज होने के पीछे हो सकते हैं, जिसके कारण हम ससेप्टेबल हो सकते हैं, यानी हमें कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है अगर हमारे पास सपोज़ प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे कहाँ से आए होंगे? ये हमारे पेरेंट्स से ही हमको मिले होंगे। तो अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स से हम पता लगा लें कि हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं या नहीं, तो हम पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और कार्सिनोजेनिक जो कंडीशंस हैं, जैसे कि फिज़िकल एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं या बायोलॉजिकल एजेंट्स हम या केमिकल एजेंट्स, उनसे हम दूरी बना लेंगे और कैंसर से बच सकते हैं। Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer. तो ऐसे इंडिविजुअल्स को एडवाइस किया जा सकता है कि वो अपना एक्सपोज़र कम से कम रखें, किसी भी कार्सिनोजन से दूरी बना के रखें या टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ताकि उन्हें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बहुत सारी अप्रोचेस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। आप रेडियोथेरेपी में क्या देखते हो कि रेडियोथेरेपी में जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको रेडिएशन दिया जाता है, जो कि सेल्स के लिए लीथल होता है, यानी उन सेल्स को किल कर देता है। तो ऐसा करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो नॉर्मल टिश्यू आसपास है, सपोज़ ये हमारा कैंसरस पार्ट है, मैं ब्लैक वाला पार्ट कैंसरस पार्ट बता रहा हूँ, और उसके पास हमारा नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट है, तो अगर रेडिएशन दिया जाएगा तो कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारा नॉर्मल टिश्यू है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको नुकसान ना पहुँचे और जितना भी रेडिएशन है वो इस जोन के अंदर दिया जाए और हमारा जो कैंसरस ग्रोथ है उसे किल किया जाए, ख़त्म किया जाए। Several chemotherapeutic drugs are also used to kill cancerous cells. तो कैंसरस सेल्स को ख़त्म करने के लिए केमोथेरेपी भी दी जाती है। इसको बड़ा आपने सुना होगा, कॉमन नेम है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं पर्सन को जिससे कि कैंसरस सेल्स की ग्रोथ ख़त्म होती है, और कुछ दवाइयाँ तो ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक होती हैं। इन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे हेयर लॉस होना, अनीमिया होना, ये सब भी देखा जाता है। तो ज़्यादातर कैंसर्स को जब ट्रीट किया जाता है तो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, इन तीनों का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। कैंसरस देखो सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जरी में जो कैंसरस ग्रोथ है, ट्यूमर है, उसको निकालने की कोशिश की जाती है। अगर वो पॉसिबल है तो उस पार्ट को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद रेडियोथेरेपी की जा सकती है, आसपास के जो टिश्यू है उसमें थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर केमोथेरेपी दी जाती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है।
लास्ट इज़ द इम्यूनोथेरेपी। तो क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, इनके पास एक एबिलिटी भी आ जाती है कुछ के पास कि ये डिटेक्शन से बचते हैं और डिस्ट्रक्शन से बचना जानते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इससे बचने का तरीका इन्होंने खोज लिया है। तो ऐसे ट्यूमर सेल्स जो कि डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या डिस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम के हेल्प से, तो उनको अगर नॉर्मल तरीके से इम्यून सिस्टम हमारा किल करे, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे एजेंट्स दिए जा सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहलाते हैं, जैसे कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन है। ऐसे मॉडिफायर्स दिए जा सकते हैं पेशेंट को, और उससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और ट्यूमरस सेल्स को किल करने में नेचुरल तरीके से हेल्प करता है। तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा इसमें याद रख सकते हैं। तो इस तरह से एक डिफरेंट काइंड्स के इसमें जो अप्रोचेज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार तो ये अप्रोचेज़ कॉम्बिनेशन में होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंसर।